ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, आपका थर्ड चैप्टर चल रहा था, है ना। और इसमें आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 यानी दो चर वाले जो हमारे रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं, उनके जो गुणांक होते हैं उनके मानों को निकालना आपने लास्ट क्लास में सीखा होगा। तो अगर आपके पास कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, जैसे कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, दूसरी है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। आपके पास अगर दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म है, मान, ठीक है। इसमें अगर आपसे कहा जाए A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये क्या हो, कैसे निकलेंगे, ठीक है। या मैं पहले आपको ये बताऊं कि इसको हम क्या बोलते हैं। ये हमारा होता है व्यापक रूप। ये हमारा क्या होता है? व्यापक रूप। किसका व्यापक रूप होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप यही होता है। बताइए, सभी लोग यही पढ़ा है आपने? ठीक है। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है? यानी आपकी जो आप जब भी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालोगे, तो जो आपकी समीकरण है वो इसी रूप में लिखी होनी चाहिए, है ना। जब भी आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 जब भी आप निकालोगे, तो आपकी जो समीकरणें हैं वो व्यापक रूप में ही लिखी होनी चाहिए। व्यापक रूप से मतलब क्या है कि पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर अचर, फिर बराबर, फिर 0। ठीक है। इस तरीके से अगर आपकी समीकरण लिखी हुई है तो वो व्यापक रूप है, और अगर नहीं लिखी हुई है तो उसको हम व्यापक रूप में लिखेंगे, और उसके बाद A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकालेंगे। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ। अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। ओके, तो एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको इसमें B1 और B2 का मान बताना। क्या बताना है? B1 और B2 का मान आपको इसमें बताना है। आपके सामने दो समीकरणें हैं, करिए इसको सॉल्व सभी लोग। सर पोल ऑन कर दो। हाँ, करो। चलिए, पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। करिए। आयोडन। आयोडन सर सर। हमें आंसर नहीं दिख रहा। अच्छा, वो भी देखना है क्या? लो भाई। सर अभी तक जितना उनके उनका सही है। क्या? सर अभी तक जितने बच्चों उनके उनका सही है। सभी का सही है अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है वो भी इसको सॉल्व करें। सभी को सॉल्व करना है क्वेश्चन। हम्म।
6 बच्चों का ही आंसर आया अभी तक सिर्फ। आठ बच्चों का आंसर आ चुका है। 3 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दें जल्दी से। आपको इसमें दो समीकरणें दी हुई है, पहले आप इसको व्यापक रूप में लिखो, उसके बाद B1 और B2 के मान बताओ। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व करके आंसर दें पोल सेक्शन में। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको समीकरणों का एक युग्म दिया हुआ है। एक है 2x-3y बराबर 4 और एक है 9x प्लस 7y बराबर 0। मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि आप मुझे बताओ क्या ये दोनों समीकरणें व्यापक रूप में लिखी हुई है? यस और नो। क्या ये समीकरणों का युग्म व्यापक रूप में लिखा हुआ है? प्लीज आंसर एवरीवन। व्यापक रूप में लिखा हुआ है क्या ये? अरे क्या होता है व्यापक रूप, अभी तो बताया मैंने। मेरी आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार बताओ, सभी लोग बताओ, आ रही है ना? हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है कि ये जो समीकरणों का युग्म है क्या ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है? हाँ या ना में आपको जवाब देना। ये आपको पढ़ाया गया है, मैम ने आपको पढ़ाया है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। पढ़ाया है ना मैम ने लास्ट क्लास में व्यापक रूप क्या होता है? अभी मैंने, चलो, व्यापक रूप क्या होता है मैंने अभी बताया। व्यापक रूप का मतलब ये होता है कि एक्स वाला पद, वाई वाला पद और अचर तीनों एक साथ लिखे रहने चाहिए। एक साथ लिखा रहने का मतलब क्या है कि भाई ये बराबर का निशान नहीं आना चाहिए बीच में इनके। ये जो तीनों है ना, एक्स वाला, वाई वाला और अचर, अगर ये तीनों के बीच में कहीं बराबर नहीं होना चाहिए। व्यापक रूप का मतलब ये होता है कि ये तीनों एक साथ लिखे हों, फिर बराबर में जीरो हो। देखो यहाँ पर बताया है ना, ये देखो यहाँ पर मैंने बताया व्यापक रूप क्या है, तीनों एक साथ लिखे हैं, एक्स वाला भी, वाई वाला भी और अचर भी, फिर बराबर में जीरो है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, बराबर में 4 आ रहा है, ये तीनों एक साथ नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इन तीनों को एक साथ लिखूंगा। एक साथ लिखने का मतलब ये है कि मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो ये क्या हो गया, 2x-3y। 4 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया, -4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको देखो क्या ये व्यापक रूप में है? इसमें एक्स वाला है, वाई वाला है और अचर नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 9x प्लस 7y। अगर वो नहीं है तो मैं उसको 0 लिख सकता हूँ, प्लस का 0 बराबर 0। बताइए क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? अब बताओ क्या ये व्यापक रूप में है या नहीं? यस सर। ठीक है, तो व्यापक रूप क्या होता है हमारा? व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। यानी आपको अपनी समीकरण हमेशा, आपका जो समीकरण का युग्म है हमेशा इसी तरीके से लिखा रहना चाहिए। किस तरीके से? पहले x वाला तो x वाला आ रहा है, फिर y वाला तो y वाला आ रहा है, फिर अचर तो अचर आ रहा है, फिर बराबर तो बराबर आ रहा है, फिर 0 तो 0 आ रहा है। ऐसे इसको देखो, पहले x वाला तो x वाला आ रहा है, फिर y वाला तो y वाला आ रहा है, फिर अचर तो अचर आ गया। ठीक है, फिर बराबर तो बराबर आ गया, फिर 0 तो 0 आ गया।
ठीक है, अब हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, B1 और B2। तो B1 और B2 क्या होते हैं, इसमें देखो B1 और B2 क्या है, B1 वो है जो y के साथ लिखा है, B2 भी वो है जो y के साथ लिखा है। तो y के साथ क्या क्या लिखा है, -3, तो B1 हो गया -3। B2 क्या होगा, जो इस वाले y के साथ लिखा है प्लस का 7। और ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ सभी को, ये बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्यापक रूप। अब देखो इसमें अगर आप बिना व्यापक रूप करे में बदले इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपका आंसर मान लो ये आ भी गया, तो आपके नंबर कटेंगे एग्जाम में। तो व्यापक रूप में बदल कर ही करना है क्वेश्चन, ये रूल है। ये क्या है, रूल है कि जब भी आप A1 B1 A2 B2 C1 C2 इन सब के मान निकालोगे, तो आपकी जो समीकरणें हैं वो व्यापक रूप में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो उनको लाओ, अगर नहीं लाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको समझने के लिए आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 इन सब के मान निकालने आने चाहिए, जो कि आपको सिखाया जा चुका है। मैडम ने आपको सिखाया हुआ है लास्ट क्लास में, है ना। सभी को आते हैं ये सब, A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकालने। तो आपको याद होगा, आपने जब ग्राफ पढ़े थे, तो आपने संगत और असंगत रैखिक समीकरण के युग्म पढ़े होंगे, है ना। मैं याद दिला देता हूं। आपने पढ़ा होगा कि आपके पास अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आपको याद दिला देता हूँ वो सब चीज। अगर आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है ये बताओ। दो चर वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा। तो एक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा, तो दो समीकरणों का ग्राफ दो सरल रेखाएं। और वो जो दो सरल रेखाएं हैं या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, या वो एक दूसरे के संपाती होंगी। ये पढ़ा था आप लोगों ने, याद करो, पढ़ा होगा, यस सर। है ना। और आपने इसमें क्या पढ़ा था कि अगर अगर ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी है तो उसके कितने हल होते थे, एक हल होता था। अगर ग्राफ हमारा समांतर है तो कोई हल नहीं होता था। और अगर ग्राफ हमारा संपाती है तो अनेक हल होते थे। ये पढ़ा था आपने, ठीक है। अगर ग्राफ एक बिंदु पर काट रहा है तो एक हल, ठीक है। अगर एक बिंदु पर ग्राफ काटेगा तो एक हल। यहां पर ग्राफ देखो बहुत सारे बिंदुओं पर काट रहा है, बहुत सारे बिंदुओं पर ग्राफ काट रहा है, तो बहुत सारे हल। यहाँ पर ग्राफ देखो एक दूसरे के समांतर है, मतलब काट ही नहीं रहा, तो कोई हल नहीं। जब भी ग्राफ काटेगा तो वो संगत युग्म होगा। ये हमारा क्या होगा, संगत युग्म। क्या, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ काट रहा है, यहाँ पर भी ग्राफ काट रहा है, तो ये भी संगत युग्म होगा। और अगर ग्राफ नहीं काटता है तो असंगत युग्म। ये मैंने आपको रिवाइज कराया है, ये आपने पढ़ा था थोड़े दिन पहले, पढ़ा होगा 3-4 क्लास पहले। तो मैं यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ, आपने यहाँ पर ये सब चीजें पता करने के लिए ग्राफ बनाए पहले, ठीक है। आपको अगर ये पता करना था कि इससे कितने हल है तो आप ग्राफ बनाते थे। आपको ये पता करना था कि ग्राफ कैसा है तो भी आपको ग्राफ बनाना पड़ता था। लेकिन अगर बिना ग्राफ बनाए, क्या हम सिर्फ समीकरणों को देखकर बता सकते हैं कि युग्म संगत होगा या असंगत होगा, बता सकते हैं क्या, बिना ग्राफ बनाए? बिना ग्राफ बनाए क्या हम सिर्फ समीकरणों को देखकर बता सकते हैं क्या कि ग्राफ संगत युग्म, जो समीकरण है वो संगत युग्म होगी या असंगत युग्म, बता सकते हैं? भाई जिसको बातें करनी है वो प्लीज जा सकते हैं क्लास से, चैट बॉक्स में जो बातें कर रहे हैं। अगर क्लास में आए हो तो मेरी सुन लो, और अगर नहीं सुननी है, अपनी बातें करनी है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जाओ क्लास से बाहर और उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके बात कर सकते। क्लियर हुआ?
राकेश कुमार और अरमान खान नाम से स्टूडेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। अब चैट में कोई बात नहीं करेगा। यहाँ मैं ये चीजें बता रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो मैं बता रहा हूँ, बैठ के सुनो ना इनको ध्यान से। ये आदि सिंह, यार क्या ये क्लास चल रही है, ऐसे ही बात करते हो क्या? हर क्लास में ऐसे ही बात करते हो क्या? क्या कर रहे हो, हेलो, ये वो, ऐसे ही बात करते यस हो क्या हर क्लास में? यस मैडम सर, मना नहीं यस सर, करती? मना नहीं यस करती? सर, ये ऐसे ही होते हैं। मैडम मना नहीं करती इनको? यस सर, मैम मना करती है पर ये नहीं मानते। सर इन्हें मैम मना करती तो नहीं मानते ही नहीं है। मेरी क्लास में ये करोगे ब्लॉक कर दूंगा क्लास से। सिंपल बात है। अब मैंने अगर चैट में ये बातें देख ली तो ठीक है ना, ब्लॉक कर दूंगा मैं क्लास में से। अब ना दिख जाए मुझे ये सब बातें। हाँ जी। तो ग्राफ बनाकर हमें पता चलता था कि गुड मॉर्निंग सर। संगत युग्म होगा या असंगत युग्म होगा। लेकिन मान लो अगर हमें ग्राफ बनाए बिना ही पता चल जाए, तो वो कैसे पता चलता है, वो अब हमें सीखना है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई दो समीकरणें हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर आपके पास ये दो समीकरणें हैं, ठीक है, अगर मैं अनुपात निकालूं a1 और a2 का, यानी a1 बटे a2, और मैं अनुपात निकालूं b1 और b2 का, यानी b1 बटे b2, और अगर ये बराबर नहीं आ रहे हैं, अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हमारा ग्राफ कैसा होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। बिना ग्राफ बनाए आपको पता चल गया कि ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ये बात आपको क्लियर हुई? आपने ग्राफ बनाया नहीं, आपने सिर्फ a1 और a2 का अनुपात निकाला, b1 और b2 का अनुपात निकाला, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और इसके अलावा क्या होता है, अगर ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है तो कितने हल होंगे? कितने हल होंगे इस युग्म के? इस युग्म के कितने हल होंगे? सिर्फ एक हल होगा। क्यों होगा एक हल? क्योंकि भाई प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती है वो सिर्फ एक बिंदुओं पर काट रही है, और जितने बिंदुओं पर ग्राफ काटता है उतने ही हल होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कितने बिंदुओं पर काटती है? सिर्फ एक बिंदु पर, तो इसलिए सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, और इस युग्म को, समीकरण के युग्म को हम क्या बोलेंगे? संगति। तो ये सब चीजें आप ग्राफ बनाकर निकाल रहे थे, लेकिन आपने इस रेशो से, इस रेशो को निकालकर आपने ये पता लगा लिया कि इसका, इन जो समीकरणों का ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, इन समीकरणों का केवल एक हल होगा, और ये समीकरण का युग्म एक संगत युग्म है। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है ये। बताइए, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज ये हो सकती है कि मान लो a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर आ जाए b1 अपॉन b2 के, है ना। आपने क्या किया? आपने अनुपात निकाला a1 और a2 का, आपने अनुपात निकाला b1 और b2 का, ये बराबर आ गया, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आए, तो उस केस में जो हमारा ग्राफ होता है वो कैसा होता है? समांतर रेखा। ठीक है, और अगर ग्राफ हमारा समांतर रेखा है तो कितने हल होंगे? समांतर रेखाएं है ग्राफ, तो कितने हल होंगे बताओ? प्रतिच्छेदी रेखा मतलब ऐसी होती है, समांतर रेखाएं कैसी होती है? ऐसे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो ये एक दूसरे के समांतर है ना, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो एक दूसरे के समांतर हैं तो किसी बिंदु पर नहीं काट रही, और अगर किसी बिंदु पर नहीं काट रही है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, और ये युग्म कैसा होगा? क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं,
तो उस केस में जो युग्म होता है वो असंगत युग्म। ठीक है, क्लियर हो रही है ना चीजें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? नो थर्ड सर। पॉइंट थर्ड पॉइंट है कि मान लो ये तीनों एक दूसरे के बराबर आ जाए, यानी A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, बराबर आ जाए C1/C2। अब आप खुद सोचो, है ना, आप खुद सोचो कि अगर ये बराबर है A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये सब बराबर है, तो भाई एक तरीके से दोनों समीकरण बराबर ही है ना। अगर A1 A2 के बराबर है, या मैं कहूँ A1/A2 B1/B2 के बराबर है, और ये C1/C2 के बराबर है, तो ये दोनों समीकरण एक दूसरे से एक तरीके से एक दूसरे के बराबर हो गई। और जब समीकरण एक दूसरे के बराबर हो गई तो ग्राफ कैसा बनेगा? संपाती। क्यों? भाई जब समीकरण बराबर होती है तभी तो ग्राफ संपाती बनता है ना, एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, ये ओवरलैप करता है, ऐसे ऐसे बनेगा ग्राफ। और ये ग्राफ एक दूसरे को बहुत सारे बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके अनेक हल होंगे। और क्योंकि ये ग्राफ एक दूसरे को काट रहा है तो ये संगत युग्म है। ये समीकरणों का जो युग्म है वो संगत युग्म होगा। तो आप बिना ग्राफ बनाए सिर्फ इन अनुपातों को निकालकर, इन रेशियोज को निकालकर ये पता लगा सकते हो कि ग्राफ कैसा होगा, है ना, कितने हल होंगे, और जो समीकरणों का युग्म है वो कैसा होगा। ठीक है, अब ये याद वाद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर ये बराबर के निशान को काट रहा है, तो जो काट रहा है मतलब प्रतिच्छेदी, है ना। यहाँ बराबर का निशान कट रहा है ना, पहले कट तो यहाँ भी रहा है, लेकिन यहाँ पर तो पहली बार में ही कट रहा है। तो अगर बराबर का निशान पहली बार में ही कट जाए तो प्रतिच्छेदी। अगर तीनों बराबर है तो मतलब समीकरण बराबर है तो संपाती। ठीक है, और तीसरा, बाकी जो तीसरा बचा वो समांतर। ऐसे आप इसको याद कर सकते अगर आपको याद करना ही है तो। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? बताइए, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है, चलिए ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या हम समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी तथा समीकरण युग्म में कितने हल होंगे? हाँ, हम देखकर बता सकते हैं अनुपातों की हेल्प से। ठीक है, जब हम इनके अनुपात निकालेंगे तो तीन केस पॉसिबल है। पहला केस ये है कि ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, दूसरा केस ये है कि ये तीनों बराबर आएंगे, और तीसरा केस ये है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करें, स्टार्ट करें क्वेश्चन करने। यस सर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको यहाँ पर दो समीकरणें दी हुई है, आपको इन समीकरणों का ग्राफ बताना है कैसा होगा। ठीक है, क्या बताना है? एक तो ग्राफ बताना है इनका कैसा होगा, और क्या बताना है, हल कितने होंगे, और क्या बताना है कि संगत युग्म है समीकरणों का या असंगत, संगत या असंगत, ये बता। तो करना शुरू कीजिए, कैसे करोगे कोशिश करिए करने का। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में, भाई टाइम से आया करो आप लोग। हम्म ये इनके स्क्रीनशॉट लेंगे ना, ये जो बात करने चैट में भी इनके स्क्रीनशॉट लेते हैं।
एक हल, ओके, प्रतिच्छेदी, संगत, वेरी गुड, तो कैसे करोगे सॉल्व? सबसे पहले क्या निकाला आपने? सबसे पहले किस चीज की वैल्यू निकालोगे? A1 की, A2 की, B1 की, B2 की, C1 की और C2 की। इन सब की वैल्यूज आप लोग सबसे पहले फाइंड आउट करोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, इनके अनुपात, इनके रेशो निकालोगे, और फिर उन रेशो को देखकर आप ये डिसाइड करोगे कि ग्राफ कैसा होगा, सॉल्यूशन कितने, हल कितने होंगे, संगत होगा या असंगत। तो दो बच्चों का आंसर आया है, बाकी लोग बताओ भाई क्या कर रहे हो। चलिए मैं बता देता हूँ इसको, अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे जो बच गए हैं, और मैं नोटबुक देखूंगा अगले क्वेश्चन में सभी की। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या ये व्यापक रूप में लिखी हुई समीकरणों का युग्म है? तो व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होता है हमारी समीकरणों का युग्म। अब व्यापक रूप चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई व्यापक रूप में सबसे पहले आता है एक्स वाला टर्म, तो इसमें एक्स वाला ही है। फिर आता है वाई वाला टर्म, तो वाई वाला ही आ रहा है। फिर आता है अचर, तो अचर ही आ रहा है। फिर आता है बराबर, तो बराबर ही आ रहा है। फिर आता है जीरो, तो जीरो ही आ रहा है। यानी पहली वाली जो समीकरण है वो व्यापक रूप में लिखी हुई है। दूसरी वाली को चेक करते हैं। पहले आता है एक्स, तो एक्स ही आ रहा है। फिर आता है वाई, तो वाई ही आ रहा है। फिर अचर, तो अचर ही आ रहा है। फिर बराबर, तो बराबर ही आ रहा है। फिर जीरो, तो जीरो ही आ रहा है। तो यानी ये दोनों समीकरणें हमारी व्यापक रूप में लिखी हुई। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज को निकालेंगे। a1 क्या है? a1 वो है जो x के साथ है, तो x के साथ कौन है? दो। a1 हो गया दो। ठीक है, मैं पहली समीकरण की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहली समीकरण की सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूं। b1 क्या है? जो y के साथ है, तो y के साथ कौन है? प्लस का 4। c1 क्या है? जो अकेला है, जो अचर है, तो अकेला या अचर कौन है? प्लस का 4। ऐसे ही a2, a2 क्या है? जो x के साथ है, तो x के साथ क्या है? 4। b2 क्या है? जो y के साथ है, तो y के साथ क्या है? प्लस का 3। c2 क्या है? जो अचर है, तो अचर कौन है? प्लस का 8। बताइए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज को निकालने में किसी को कोई डाउट? यार आपकी क्लास बहुत शांत है, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है लेजी। बस 4-5 बच्चे हैं जो थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना क्लास में, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा? इनके अनुपात। अनुपात कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम a1 a2 यानी इनका अनुपात, यानी a1 अपॉन a2। a1 कितना है? 2 बटे a2 कितना है? 4। और ये क्या हो गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटे। ठीक है, ये आ गया आपका a1 अपॉन a2। सेम अब हम क्या निकालेंगे? b1 और b2 का अनुपात, यानी b1 अपॉन b2। तो b1 क्या है हमारा? 4, और b2 क्या है? 3। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके ये दोनों बराबर आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, तभी आप c1 अपॉन c2 निकालोगे। निकालने को निकाल लो, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। आपको c1 अपॉन c2 कब निकालना है? जब मान लो ये दोनों बराबर आ गए, तो आप c1 अपॉन c2 निकालिए। क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहे, तो हमारा काम यहीं पर खत्म हो गया। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है
B1 अपॉन B2 के। A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। और मैंने आपको बताया था कि जब ये बराबर ना हो, जब ये बराबर ना हो तो ग्राफ कैसा बनता है? प्रतिच्छेदी रेखा। ग्राफ कैसा बनता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कितने हल होते हैं? एक हल होता है। कितने हल होते हैं? सिर्फ एक हल होता है। क्यों होता है एक हल? क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक बिंदु पर काटती है, तो इसलिए एक हल होता है। ठीक है। और समीकरणों का युग्म कैसा होगा? संगत युग्म होगा। क्यों होगा संगत युग्म? क्योंकि जो ग्राफ एक दूसरे को काटते हैं, जिन समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को काटते हैं, वो समीकरण संगत युग्म होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन पूरा। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछिए। कोई ऐसा स्टेप जो आपको ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते देख सर लो। आ गया समझ। ओके, बाकी लोग भी देख लीजिए इसको अच्छे से। कुछ ऐसी चीज जो ना क्लियर हुई हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है। मैंने C1/C2 क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ये भाई बराबर नहीं आए। अगर ये बराबर आ जाते तो मैं C1/C2 के पास जाता। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करें। तो इसका आंसर हम लोगों ने निकाल दिया है। तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा, संगत युग्म होगा और एक हल होगा। चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। इसको प्लीज आप सभी बच्चे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड में, तो प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे उतना आपको ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिए इसको। सेम चीज आपको बतानी है कि ग्राफ कैसा होगा, कितने हल होंगे, और संगत होगा या असंगत होगा। ये तीनों चीजें आपको बतानी। सो करिए सॉल्व। क्या नो सर? भाई राकेश कुमार नाम से स्टूडेंट है। क्या नो सर? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। संपाति, ओके। अनेक हल, संगत युग्म, ओके। संपाति, ओके। साहिल कुमार, ओके। साहिल कुमार नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। मुस्कान कौशिक नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। तनिष्का शर्मा नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। अरमान खान नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। चलो तो मैं नोटबुक दे। तो सबसे पहले अरमान खान नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी नोटबुक दिखाइए। दिखाइए नोटबुक, कैसे किया सॉल्व। और जो बच्चा नोटबुक नहीं दिखाएगा मैं उनके नाम नोट डाउन करूंगा और अटेंडेंस में नहीं लगने दूंगा आज की। हाँ जी, अरमान खान नाम से जो स्टूडेंट हैं, या तो माइक ऑन करके बताओ, क्योंकि आपने लिखा है अनेक हल। कैसे हैं अनेक हल? कैसे है संपाति? कैसे हैं अनेक हल? नोटबुक दिखा दो या माइक ऑन करके बताओ। नहीं पता, कुछ नहीं पता। Good.
सर मैं दिखाऊं नोटबुक? हाँ दिखाओ। ओके वेरी गुड। भव्य यादव नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाएं। तो भव्य यादव नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। सर बैक कैमरा नहीं हो रहा। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं भव्य यादव नाम से स्टूडेंट है उनसे बोल रहा हूँ। हम्म। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। चलो, तो सबसे पहला काम, इनको हम मार्क कर लेते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट, इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड। ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, इनके व्यापक रूप लिख लेता हूँ पहले। व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको क्या करना है इसमें, आपको ये चेक करना है कि क्या ये समीकरणें व्यापक रूप में लिखी हुई हैं या नहीं। तो व्यापक रूप में चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया, तो बताओ लिखी है या नहीं लिखी है, आप लोग ही बताइए, यस और नो। यस सर। यस, क्यों? क्योंकि देखिए पहले एक्स वाला टर्म आ रहा है, एक्स वाला आ रहा है, फिर वाई वाला आ रहा है, वाई वाला आ रहा है, फिर अचर है, अचर है, फिर बराबर है, बराबर है, फिर जीरो है, जीरो है। सेम दूसरी वाली में भी पहले एक्स है, एक्स है, फिर वाई है तो वाई है, फिर अचर है तो अचर है, फिर बराबर है तो बराबर है, फिर जीरो है तो जीरो है। यानी ये दोनों समीकरणें व्यापक रूप में लिखी हुई है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें निकालना है a1 क्या होगा। ठीक है, तो a1 क्या होगा, a1 वो होगा जो x के साथ है, तो x के साथ क्या है 2, तो a1 हो गया 2। b1 क्या होगा, b1 वो होगा जो y के साथ है, तो y के साथ कौन है 8, प्लस का 8। c1 क्या होगा, जो अचर है, तो अचर क्या है प्लस का 4। ठीक है, ऐसे ही मैं निकालूंगा a2। a2 क्या है, a2 वो है जो x के साथ है, तो x के साथ क्या है 4। b2 क्या है, b2 वो है जो y के साथ है, तो y के साथ क्या है प्लस का 16। c2 क्या है, c2 वो है जो अचर है, तो अचर क्या है 8। बताइए a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसमें किसी को कोई डाउट? अब हम क्या निकालेंगे, इनके इनके क्या निकालेंगे, अब हम अनुपात। तो पहले निकालेंगे हम a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा भाई, a1 कितना है 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। b1 अपॉन b2 कितना होगा भाई, b1 कितना है 8/16, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2। ठीक है, अब ये दोनों बराबर आ गए। देखो a1 अपॉन a2 भी 1/2 है, देख रहे हो ना आप लोग, a1 अपॉन a2 भी 1/2 है, और b1 अपॉन b2 भी 1/2 है। अब क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो इसलिए मैं c1 अपॉन c2 भी निकालूं। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं होते तो मैं नहीं निकालता, लेकिन ये बराबर है, तो c1 अपॉन c2 भी मैं निकालूंगा। c1 कितना है 4/8, c2 कितना है 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी दो आएगा। ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, यानी तीनों बराबर है। और जब तीनों बराबर होते हैं तो मैंने क्या बताया था, जब तीनों बराबर होते हैं, यानी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के। ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो इसीलिए जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, समपाती। और इसके कितने हल होंगे, अनेक हल, क्योंकि ग्राफ है समपाती। और
युग्म कैसा होगा समीकरणों का? संगत युग्म। संगत युग्म। बताइए, इसमें अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछना। नो सर। ठीक है भैया, कौन है यार? अब ये किसी से गलती से हुआ है या कोई जानबूझ के कर रहा है? बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अगर कोई जानबूझ के कर रहा है और मेरी पकड़ में आ गया ना, भाई आपकी ये जो हरकतें हैं सीधी आपके स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंचेंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग है मेरे पास और ट्रेन हो जाती है रिकॉर्डिंग। और जो आवाजें निकालता है ना, उसका नाम भी लिख जाता है। ना भरोसा हो तो कल की रिकॉर्डिंग में जब भेजी जाएगी आपको तो देख लेना। ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी को। फिर लेटर लिखने पड़ेंगे आपको कि हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखें, जिसने भी ये हरकत अभी की थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब हरकत करने से आप तो बहुत बड़े वो नजर आ रहे हो, हीरो नजर आ रहे हो, हीरो नहीं नजर आ रहे, कुछ और ही नजर आ रहे हो जिन्होंने ये हरकत की। अभी एक दो दिन पहले एक लड़के को भी स्कूल से निकाला है, एसएलसी काट के उसकी। फिर उसके एप्लीकेशन आ रही है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि इन क्लासेस में कुछ भी कर लो कुछ नहीं होता, बहुत कुछ हो सकता है, और मैं तो कर ही देता हूँ, मैं तो सीधी कंप्लेंट करता हूँ, मैं नहीं छोड़ता किसी को भी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने इससे पहले भी आपकी क्लास ली है, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा मुझे तो याद नहीं हुआ है। आज क्या हो रहा है निकल इसमें? गए क्वेश्चन, क्या? आंसर निकाल रहे हैं। आज ज्यादा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं, आपने पहले भी देखा होगा मैंने आपकी क्लास ली है तो मैं कभी ऐसे, मुझे गुस्सा आता नहीं है। लेकिन आज आज कुछ ज्यादा ही हरकतें हो रही है। वो रिकॉर्डिंग में मैं देख लूंगा कौन है। रिकॉर्डिंग में तो सब पता चल जाता है। हुआ क्या है क्वेश्चन किसी का? सेम आपको वही चीज, इसमें आपको ये बताना है कि ग्राफ कैसा होगा और कितने हल होंगे, संगत होगा या असंगत युग्म होगा। समांतर, ओके। तो समांतर कोई हल नहीं होगा, असंगत युग्म। वेरी गुड। समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा और असंगत युग्म होगा। वेरी गुड, वेरी ये गुड। समाप्त होगा इसको हम लोग बस। ओके, वेरी गुड।
वेरी गुड। जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी लोग भी सॉल्व करें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन ऐसा आता है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के भी, जो आए हुए क्वेश्चन, कोई हल नहीं है। वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि भाई ये आपकी जो समीकरणे हैं दोनों व्यापक रूप में लिखी है या नहीं लिखी है। सबसे पहला काम तो हमें यही करना होता है। तो लिखी है या नहीं लिखी है बताइए। क्या ये युग्म व्यापक रूप में है या नहीं? यस और नो में आंसर दे दीजिए चैट बॉक्स में। संगत नहीं है, वेरी गुड। ये व्यापक रूप में है क्या? यस सर। यस, वेरी गुड। तो ये व्यापक रूप में है। कैसे हैं? क्योंकि आपको पता है व्यापक रूप में पहले x आता है, फिर y आता है, फिर अचर आता है, फिर बराबर, फिर 0। ठीक है, मैंने लिखा भी था व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, आपके पास ये युग्म है, ये व्यापक रूप का युग्म है। ठीक है, तो व्यापक रूप यही तो कहता है कि पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर अचर आएगा, फिर बराबर आएगा, फिर 0 आएगा। तो दोनों में वही हो रहा है, x आ रहा है पहले, y आ रहा है, अचर आ रहा है, बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमें जो यहाँ पर निकालना है a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 जो x के साथ लिखा है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है? 2। b1 क्या होगा? b1 वो है जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है? प्लस का 8। c1 क्या होगा? जो अचर है, तो अचर क्या है? प्लस का 4। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं निकालूंगा a2। a2 क्या है? जो x के साथ है, तो x के साथ क्या है? 4। b2 क्या है? जो y के साथ है, तो y के साथ क्या है? प्लस का 16। c2 क्या है? जो अचर है, तो अचर क्या है? प्लस का 7। ठीक है, आपके पास a1 आ गया, a2 आ गया, b1 आ गया, b2 आ गया, c1 आ गया और c2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको अनुपात यानी रेशो निकालना है। तो a1 और a2 का रेशो, a1 और a2 का अनुपात, a1 बटे a2 कितना होगा? 2/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आ गया। सेम b1 और b2 का अनुपात, तो b1 अपॉन b2 कितना है? 8/16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी ये भी 1/2 आ गया। नेक्स्ट है c1 और c2 का अनुपात। अब मैं c1 और c2 का क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि ये बराबर आ गए, है ना, ये बराबर आ गए ना, तो मुझे निकालना है। फिर c1 और c2 कितना है? 4, c2 कितना है? 7, 4/7। तो यहां से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो आपस में बराबर है। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। और ये किसकी कंडीशन होती है? कैसा ग्राफ बनता है इस केस में? समांतर रेखा। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा इन दोनों समीकरणों का? तो आप देखो, बिना ग्राफ बनाए आपको ये पता चलेगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। बिना आपके बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा? समांतर रेखा। ठीक है, जब आप बनाकर देखोगे तो समांतर रेखा ही बनेगा। और समांतर रेखा ग्राफ है तो कितने हल होंगे? क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती। समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती। तो अगर वो एक दूसरे को नहीं काटती तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ठीक है, और अगर ये नहीं काट रही हैं तो ये असंगत युग्म। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। बताइए, क्लियर हुआ ये सभी को? यस सर। ठीक है, इजी है, यस आसान है। सर। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पोल में कर लेते हैं, लेकिन पोल में करने से पहले आप एक बार इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पोल में जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो इसमें से ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि जब बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक हल। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो संपाती रेखाएं अनेक हल।
A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं। ठीक है, ले लिया सभी ने इसका स्क्रीनशॉट। पोल में कभी क्वेश्चन दूंगा मैं तो आप इससे हेल्प ले सकते हो। तो करें क्वेश्चन स्टार्ट, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। यस सर। यस सर। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको पढ़िए, तब मुझे 10 सेकंड दो, मैं पोल भेज रहा हूँ आपको, तब तक इसको पढ़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पोल भेजना है मुझे। चार ऑप्शन है इसमें, सी एंड डी। ठीक है, तो पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कंडीशन दी हुई है A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तो इन चारों में से, अच्छा इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अद्वितीय हल का मतलब है एक हल, मैं लिख देता हूँ। अद्वितीय हल का मतलब है एक हल, कोई हल नहीं का मतलब तो आपको पता ही है। अपरिमित हल का मतलब है अनेक हल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना ऑप्शंस में, और इनमें से कोई नहीं, ये चौथा ऑप्शन करिए सर। I have done sir. ओके, वेरी गुड। आई हैव डन सर। ओके, वेरी गुड। तो 3 में से 2 बच्चों का आंसर सही है, 5 में से 4 बच्चों का आंसर सही है। मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो उसकी, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो उसकी हेल्प आप ले सकते हो। I have done sir. ओके, क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं और 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। टेन में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अपरिमित हल सर। क्या कुछ बोल रहे हो क्या? मुझे समझ नहीं आया। 10 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 5 लोग अभी बचे हुए हैं। प्लीज आंसर कीजिए जो लोग बच गए हैं, जल्दी से। लास्ट 30 सेकेंड्स भाई, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और कर लेंगे। अगर आप लेट करोगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। 10 बच्चों का, इतने ही बच्चे आंसर करते हैं क्या हर क्लास में? जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करेंगे, मैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगने दूंगा। मैं बोल दूंगा कि उनकी अटेंडेंस ना लगाई जाए, जिनके पोल में आंसर नहीं। चलिए भाई, लास्ट 15 सेकेंड्स। अपरिमित हल सर। अच्छा, पोल में आंसर करना है। एथलीट, एथलीट नाम से जिनकी आईडी जो है, पोल में आंसर करना आता है ना आपको? नो सर। आता है ना पोल में आंसर करना? नहीं आता? अच्छा, नो सर। पहली क्लास है क्या आज? यस सर। तो पोल में आंसर करने के लिए आपको क्या करना है, बता देता हूँ मैं।
आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के कॉर्नर में नीचे की तरफ 3 डॉट दिखेंगे, उस पर क्लिक करो, यस सर। जहां से चैट करते हो ना। फिर हाँ, सर। एक्टिविटीज में जाओ, एक्टिविटीज लास्ट ऑप्शन है। उसके Yes, बाद sir. पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, उस पे जाओ। उसके बाद 4 ऑप्शंस हैं, जो भी आपका आंसर है उस पर क्लिक करके वोट करो। ओके सर। कर दिया? कर दिया? कर रहे हैं सर। करो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको आता है, लेकिन आपने फिर भी पूछा है मुझसे, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि जब तीनों अनुपात आपस में बराबर आ जाए, है ना, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 की। तीनों रेशो, तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है भाई? संपाती बनता है ना। और अगर ग्राफ हमारा संपाती बनेगा, अगर हमारा ग्राफ संपाती बनेगा, तो ये बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को काटेगा। और अगर बहुत सारे बिंदुओं पर ये एक दूसरे को काटेगा, तो इसके बहुत सारे हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित हल होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय सर, गुड Good नाइट सर, night, बाय sir. बाय बाय।